नमस्कार, मैं रविश कुमार। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था मात्र 20 अरब डॉलर की है। एक बेहद गरीब देश है। कई लेखों को पढ़ते हुए यह जानने को मिला कि इन 20 सालों का अफगानिस्तान भ्रष्टाचार और ड्रग्स की तस्करी के साम्राज्य का भी अफगानिस्तान है। कई बार अफगानिस्तान के बारे में छपी पुरानी खबरों को पलटने से हाल की घटनाओं को समझने के धागे मिल जाते हैं। तब आपको जवाब मिलेगा कि यह कहानी पूरी तरह झूठ है कि दुनिया को पता नहीं चला कि तालिबान इतनी तेजी से कैसे प्रभावशाली हो गया। उसके पास इतने संसाधन और हथियार कहां से आ गए, पैसा और बंदूक। दुनिया इसका जवाब आज से नहीं, कई साल पहले से जान रही थी। इन द शैडोज ऑफ अमेरिकन सेंचुरी, इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मैकॉय की इस किताब के प्रकाशन के कुछ महीने बाद 9 जनवरी 2018 को गार्डियन में इस लेखक का एक लंबा लेख छपता है। इस लेख को पढ़ते हुए आप यह तुरंत जान लेते हैं कि तालिबान के हाथ में कहां से पैसा और हथियार आ रहा था। इसकी जानकारी अमेरिका को शुरू से थी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति को थी, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अमेरिका के हाथ से मामला निकल रहा है और तालिबान ताकतवर होता जा रहा है। 2017 में छपी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए। उनमें विस्तार से बताया गया है कि ज्यादातर इलाकों में या तो तालिबान का नियंत्रण है या उसकी मौजूदगी है। 2018 में बीबीसी के शोएब शरीफी और लुइस एडमू की खोजी रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान अफगानिस्तान के 70% इलाके में सक्रिय रूप से मौजूद है। अफीम की खेती के ज्यादातर इलाके उसी के कब्जे में हैं। हमने चंद रिपोर्ट का हवाला दिया, लेकिन ड्रग्स को लेकर अनेक पुरानी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें तालिबान की वापसी होती दिखाई जाती है। यह बात पूरी तरह से गलत है कि तालिबान रातों रात मजबूत हो गया, किसी को पता नहीं लगा। आपको जो कहानी बताई जा रही है कि 20 सालों में तालिबान बदला है, पूरी कहानी नहीं है। इन 20 सालों में तालिबान दुनिया के ड्रग्स कारोबार का सबसे बड़ा कार्टेल बन गया है, जिसकी मदद से देश देश में हेरोइन, चरस और हशीश पहुंचाई जा रही है। तालिबान 2.0 बताने वाले, यानी सुधरा हुआ तालिबान की थ्योरी देने वाले अगर हिंदी में समझ सकें कि जिनके हाथ में आधुनिक हथियार हो, वो हथियार हेरोइन और चरस के अवैध कारोबार में कमाए पैसे से खरीदे गए हों और इन्हें खरीदने वाले लोग दुनिया भर में उनके नेटवर्क हों, तो ऐसे लोगों को सुधरा हुआ कहा जा रहा है। शायद इसीलिए अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि तालिबान तालिबान है, गुड तालिबान और बैड तालिबान कुछ नहीं होता है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो। निर्णय करो। यही निर्णय प्रधानमंत्री मोदी को भी करना है कि 2021 का तालिबान गुड है या बैड है। जब तक वे निर्णय नहीं करते हैं, हम आगे की कहानी बताते हैं। मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं। जैसे जैसे नई चीजें पढ़ रहा हूं और लगता है कि आपके सामने लाया जाना चाहिए, तो ला रहा हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन में पढ़ाने वाले इतिहासकार अल्फ्रेड डब्ल्यू मैकॉय जनवरी 2018 में गार्डियन के अपने लेख में लिखते हैं कि अफगानिस्तान में 1 लाख से अधिक सैनिकों के साथ 16 साल तक जंग लड़ने वाला अमेरिका हार के कगार पर खड़ा है। करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए फूंक देने के बाद वह अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं ला सका है और इस हार की कहानी लिखी जा रही है। अफगानिस्तान में अफीम की बढ़ती हुई खेती और ड्रग्स के कारोबार पर तालिबान के बढ़ते नियंत्रण से 2001 में जहां एक साल में 180 टन अफीम का उत्पादन होता था, उसके अगले ही साल अमेरिका के आक्रमण के बाद 3000 टन हो गया और 2007 तक 8000 टन पर पहुंच गया। इसके कारोबार से तालिबान की जेब भरने लगी और वह उस पैसे से लड़ाकों की भर्ती करने लगा, हथियार खरीदने लगा। दुनिया भर में अफीम की सबसे अधिक खेती अफगानिस्तान में होती है। तालिबान के मार्फत दुनिया भर में नशे का कारोबार फैला। अमेरिका के आने से पहले भी संयुक्त राष्ट्र ने
हैरानी जताई थी कि नशेड़ी बढ़ने लगे हैं। 1979 में पाकिस्तान में अफीम के नशेड़ी ना के बराबर थे, लेकिन 6 साल के भीतर 1985 में 10 लाख से अधिक हो गए। उन वर्षों में इस ड्रग रैकेट के विस्तार में अमेरिकी खुफिया संगठन CIA का भी हाथ था, जो अफगानिस्तान में सोवियत बलों के खिलाफ अपनी रणनीति इस तरह से बना रहा था। उसे पता था कि ड्रग्स के कारोबार का पैसा आतंकी संगठनों के हाथ में भी जाता है। लेकिन 2007 में अमेरिका के तत्कालीन रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफील्ड ने इनकार कर दिया कि तालिबान ड्रग्स के कारोबार से ताकत हासिल कर रहा है। उसी समय संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट तैयार किया था कि तालिबान के गुरिल्ला ड्रग्स के कारोबार से पैसे बना रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं और फिर हथियारबंद लड़ाकों को पैसे दे रहे हैं। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने एक नक्शा जारी किया कि तालिबान का देश के आधे से अधिक ग्रामीण इलाकों पर कब्जा हो चुका है। अब खबरें बदलने लगती हैं। ऐसी खबरें खूब मिलती हैं कि तालिबान अफीम की खेती के केंद्र हेलमान और कंधार पर पकड़ बना चुका है। अफगान अधिकारी भी इस कारोबार में पैसे बना रहे हैं। धंधे में दोनों शामिल हैं। ड्रग्स से मिले पैसे के बल से हथियार जुटाने के बाद तालिबान अब ताकत का प्रदर्शन करने लगता है। 2016 में ही तालिबान ने हेलमान के 14 जिलों में से 10 जिलों पर कब्जा जमा लिया। तालिबान इस वक्त तक आधुनिक हथियारों से लैस हो चुका था। नाइट विजन वाले हथियार आ चुके थे। यही कारण था कि 2016 में ओबामा ने सैनिकों की वापसी रोक दी। BBC की रिपोर्ट है कि तालिबान अवैध खनन से पैसे बना रहा है। 2018 में CFR ने लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि तालिबान ने काबुल में कई बड़े हमले किए हैं, जिसमें 115 से अधिक लोग मारे गए। बताइए, जो 2 साल पहले तक आतंकी हमला कर रहा है, ड्रग्स के कारोबार से पैसे और हथियार जमा कर रहा है, उसके सुधरने की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक की रिपोर्ट है कि तालिबान ने ड्रग्स के कारोबार की सप्लाई चेन पर कब्जा कर लिया है और टैक्स वसूल रहा है। ड्रग्स के इस कारोबार में केवल तालिबान किरदार नहीं है, उन देशों का तंत्र और गिरोह भी है जो तालिबान से माल खरीद रहा था, उसे पैसे दे रहा था और शायद हथियार भी। इस समय जो संकट पेश किया जा रहा है, उसका एक बड़ा कारण ड्रग्स के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ता दिखाई दे रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने अरबों खरबों बनाए और करोड़ों लोगों को अंधेरे कुएं में बेरहमी से धकेल दिया। आज आप जिसे असभ्य अफगानिस्तान मान रहे हैं, उससे सभ्य देशों के सभ्य लोगों ने अरबों रुपए बनाए। यह सभ्य देशों का असभ्य चेहरा है जिसे दिखाया नहीं जा रहा है। इस तरह अमेरिका की सैनिक नीति और ड्रग्स नियंत्रण की नीति दोनों ही फेल रही। 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि 2019 की तुलना में 2020 में अफगानिस्तान में अफीम की खेती का रकबा 37% बढ़ गया है। जिन प्रांतों में अफीम की खेती नहीं होती थी, वहां भी होने लगी है। बाजार में पहुंचने से पहले खेतों पर ही अफीम का कारोबार $350 मिलियन का बताया जाता है, भारतीय रुपए में करीब 2,500 करोड़। अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, हर 3 में से 1 भूखमरी का शिकार है। करीब 1.5 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। दशकों तक ताकतवर देशों की लड़ाई का मैदान बना रहा। जाहिर है वहां कोई कारोबार पनपना नहीं था। भूख से लड़ने के लिए लोग अफीम की खेती की तरफ मुड़े और उनकी मजबूरी का लाभ उठाकर तालिबान मजबूत हो गया। अफगानिस्तान का एक न्यूज चैनल है तोलो न्यूज। इसकी एक पुरानी विस्तृत रिपोर्ट है अफीम की, 4 सितंबर 2020 को प्रकाशित हुई है। शरीफ आमिरी ने यह रिपोर्ट बनाई है। इस रिपोर्ट में आप अफगानिस्तान में हो रही अफीम की खेती तो देखेंगे ही, लेकिन इस कारोबार से पैसे बनाने वाले सभ्य लोगों को कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे अपनी प्राइवेट जेट में चलते हैं, प्राइवेट बोट में चलते हैं और राजनीति में ताकतवर बन चुके होते हैं। मुजफ्फर वारसी का एक शेर है, पहले रग रग से मेरी खून को निचोड़ा उसने, अब ये कहता है कि रंगत ही मेरी पीली है। चित्रा सिंह ने इस गजल को खूब गाया है। अंदाजा तो है कि तालिबान के राज में शरीफ आमिरी जैसे पत्रकार और तोलो न्यूज का क्या होगा, लेकिन शरीफ ने ड्रग्स के खेल को समझने के लिए कम महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं छोड़े हैं।
इतिहासकार अल्फ्रेड ने भी अपने लेख में बताया है कि कैसे अमेरिकी मिलिट्री टेक्निक के कारण ड्रग्स के कारोबार को नया रास्ता मिला। वहां के लोग अपनी गरीबी से बचने के लिए अफीम की खेती करते हैं और गरीब हो जाते हैं। गांव-गांव में चिलम घर बने हैं। लोग कह रहे हैं उनके पास रोजगार का दूसरा जरिया नहीं है। 12 साल का शकील अहमद नशे के इस चंगुल से निकलना चाहता है, लेकिन अरबों खरबों का ड्रग्स कारोबार निकलने के रास्ते बंद कर देता है। उसे पढ़ाई के बाद भांग के खेत में काम करना पड़ता है। उसके पिता भी हशीश का नशा करते हैं। कहते हैं हम और क्या करें, यहाँ कोई नौकरियां नहीं है। शकील के दादा 50 साल से हशीश की चपेट में हैं। इसमें डीलर बता रहे हैं इस रिपोर्ट में कि ड्रग्स पैक होकर हेलमांद और पाकिस्तान भेजा जाता है। अफगान सरकार, तालिबान और स्थानीय बाहुबली सब अपना अपना हिस्सा लेते हैं। रिपोर्टर शरीफ बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की हशीश यूरोप में सबसे महंगी बिकती है। काबुल के रेस्तरां में औरतों को भी, लड़कियों को भी हशीश पीते दिखाया गया है। लड़कियां कह रही हैं कि नौजवान ही ज्यादा सेवन करते हैं। आप अफगान सुरक्षा बलों को भी नशा करते देख सकते हैं इस रिपोर्ट में। सिगरेट पीना या किसी भी तरह का नशा करना स्वास्थ्य ही नहीं, हर चीज की बर्बादी का कारण है। यह हमारे दर्शकों के लिए चेतावनी है। हम इन तस्वीरों को धुंधला कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का जीवन किन चीजों में डूबा हुआ है। इसमें एक गीत है। गीत में कहा जा रहा है कि मुझे हशीश के सेवन से नशा नहीं होता है, नशा होता है महबूब की आंखों में देखने से। Pocer suba gunishan sho, pocer suba gunishan sho. Sidra justar buta guram nishashma, chishmi siradari kurban choma, khana tujadari mehman choma. Sargilarita kurban shamaga, इसलिए तालिबान के खेल को समझने में जल्दबाजी मत कीजिए। तालिबान को हराने गए हैं नेटो और ब्रिटेन के सैनिक। तालिबान उन्हीं को ड्रग्स की सप्लाई कर हरा देता है। उस पैसे से अपनी वापसी का हथियार जुटा लेता है और उन्हें भगा देता है। अब आपको जवाब मिल गया होगा कि तालिबान अचानक नहीं आया। 2018 में बीबीसी की रिपोर्ट है कि 17 साल पहले तालिबान के नियंत्रण में जितने इलाके थे उससे ज्यादा इस वक्त हैं। ड्रग्स कार्टेल और तालिबान के कनेक्शन को भूला नहीं जा सकता। इस साल जून में अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को नशे की लत से चेताया था। यही नहीं, 14 अगस्त 2014 के मन की बात में भी एक वीडियो शेयर किया था और इसका उल्लेख किया था। ड्रग्स 3 बातों को लाता है और मैं उसको कहूंगा, एक बुराइयों वाला ही 3D है। मनोरंजन के 3D की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक D है डार्कनेस, दूसरा D है डिस्ट्रक्शन और तीसरा D है डिवास्टेशन। नशा अंधेरी गली में ले जाता है, विनाश के मोड़ पे आकर खड़ा कर देता है और बर्बादी का मंजर, इसके सिवाय आपके नसीब में कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री मोदी ना तो तालिबान को आतंकी कह पा रहे हैं और ना ही ड्रग्स कार्टेल। क्या अब तालिबान ड्रग्स का कारोबार बंद कर देगा? दुनिया की हर अच्छाई की उम्मीद तालिबान से ही है या इस खेल में शामिल दुनिया के बाकी लोग भी अच्छे होने वाले हैं? बहरहाल इन कहानियों से साफ है कि तालिबान एक दिन में ताकतवर नहीं हुआ है। आपके सामने दुनिया की सरकारों ने झूठ बोला कि तालिबान मजबूत नहीं है। 8 जुलाई को बाइडेन का बयान आप चाहें तो इस संदर्भ में याद कर सकते हैं। Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. And do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof
of a embassy of the United States from Afghanistan. And the likelihood there's going to be one unified government in Afghanistan controlling the whole country is highly unlikely. एक महीने के भीतर इस बयान की धज्जियां उड़ गई, कमाल की कहानी बनाई गई और सबने मान लिया कि तालिबान शनिचर की रात रोडवेज की बस से आ गया, पुलिस तो हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। ऐसी अनेक खबरें मीडिया में मिलेंगी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी आगाह किया है कि ड्रग्स के पैसे से तालिबान मजबूत हो चुका है। एक तरफ भारत सरकार तालिबान को खुलकर आतंकवादी नहीं बोल पा रही, वहीं दूसरी तरफ भारत में घटी 100 साल पुरानी घटनाओं में भी तालिबानी मानसिकता की खोज होने लगी है। तब कोई तालिबान का नाम नहीं जानता था, अफगानिस्तान में भी तालिबानी मानसिकता का पता नहीं था, लेकिन केरल के मोपला दंगों में राम माधव को तालिबानी मानसिकता की पहली भूमिका नजर आ गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और बीजेपी के पूर्व महासचिव राम माधव का बयान सुन सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 1921 में केरल में मोपला दंगों में तालिबान मानसिकता मिल गई है, तो आज के अफगानिस्तान में सरकार को तालिबान को आतंकवादी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। उनका यह बयान दिखाने से पहले बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। 21वीं सदी के भारत की सड़कों पर आपने अनगिनत ट्रक और टेम्पो के पीछे लिखा देखा होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा बताइए कि बेटियों को मारने वाले कौन हैं जिनसे बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को नारा देना पड़ा है। भारत में तो तालिबान इस समय नहीं है, तो फिर बेटियों को गर्भ में या गर्भ के बाहर कौन मार रहा है? क्या भारत के लोग इतने भोले हैं कि तालिबान से प्रभावित होकर बेटियों को मारने लग गए? मोपला दंगों की अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन तालिबान की मानसिकता ढूंढकर क्या राम माधव यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि तालिबानी मानसिकता का उदय भारत में हुआ था? क्योंकि तालिबान की इस मानसिकता का संबंध तो अफगानिस्तान में भी पिछले 30-40 साल की घटनाओं से है। Remember, Taliban is not just a party, not just a group. It's not just a terror outfit. It's a mindset. This mindset was responsible for the partition of our country in 1947. The first society to be subjected to this kind of atrocious mindset, violent mindset, was none other than Kerala. The Mopla rebellion, about which lots of details were given by Dr. Anand Bose, was in a way the first manifestation of the Talibani mindset in India, Mitro. बीजेपी के राम माधव के अनुसार अगर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को लेकर सजग है कि भारत में तालिबानी मानसिकता को जगह नहीं दी जाएगी, तो फिर राम माधव ही प्रधानमंत्री से पूछ लें कि वे बता क्यों नहीं रहे हैं कि तालिबान आतंकवादी है या नहीं। ऐसा कैसे होगा कि भारत में तालिबान की मानसिकता का विरोध करने वाले दूसरे मुल्क में तालिबानी मानसिकता को मान्यता देंगे? ये कभी नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, राम माधव को भी लगता होगा। प्रधानमंत्री आज भी तालिबान का नाम नहीं ले पाए, जबकि वे करीब करीब आतंक की बात करते करते वहां तक पहुंच ही गए थे। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। अतीत में शिफ्ट हो जाना आसान है, फिर भी उसके इतिहास को आपको जानना है तो राजनेताओं के इन बयानों से आप पूरी तरह नहीं समझ सकते। आज दुनिया के सामने तालिबान है, लेकिन अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई कि तालिबान आतंकवादी है या ड्रग्स गिरोह है। अगर मोदी सरकार तालिबान की सरकार से बात करेगी, तब राम माधव क्या करेंगे?
हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ल आज दिल्ली स्थित अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के दूतावासों की तरफ गए। उन्होंने देखा कि अफगानी नागरिक इन देशों में शरण पाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। कुछ अफगान महिलाएं भी हैं जिनके पति अफगानिस्तानी सेना में थे और तालिबान ने उन्हें मार दिया है। 52 साल की जरगुना बारिश में भीगती हुई पैदल एक दूतावास से दूसरे दूतावास जा रही। जरगुना के पति अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में काम करते थे। उन्हें 5 महीने पहले तालिबान ने गोली मार दी। जरगुना ने किसी तरह भारत में शरण ली, लेकिन UNHCR कार्ड न होने के कारण जरगुना को भारत में दूसरे शरणार्थियों की तरह सुविधाएं नहीं मिल पा रही। UNHCR कार्ड बनाने के लिए जरगुना को 2 साल बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। जी, वो प्रेसिडेंट होम में काम करते थे, तो उनको काम से निकलते 4-5 बजे के करीब उनको इनके घर के पास ही मारा है। कब? 4-5 महीने पहले। 5 महीने पहले? जी जी। काबुल में? जी काबुल में। UNHCR कार्ड नहीं मिल रहा है क्या? अभी इनको इंटरव्यू के लिए 2 साल का टाइम दिया हुआ है। 2 साल बाद इनका इंटरव्यू होना है। और ये लोग अभी जैसे कि इनका फाइनेंशियली दिक्कत हो रही है, इन्होंने अपने घरों को अफगानिस्तान में किराए पे दिया था। अब जैसे तालिबान का टाइम आ गया, तो अब वहाँ पे ये इनके घरों को तो वो हड़प लेंगे, तो ये खाएंगे पिएंगे क्या? 35 साल की शहनाज 2 महीने पहले अपने परिवार के साथ भारत आई थी। शहनाज के पति अफगानिस्तान पुलिस में थे। 2 महीने पहले वो कांधार तालिबान से लड़ने गए थे, तब से लापता हैं। शहनाज का भी UNHCR कार्ड नहीं बना है, तो उनका यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल है। शहनाज न भारत में काम कर सकती हैं और न ही बाहर किसी और देश जा सकती हैं। मेरा पति गायब है। आपका पति गायब है? हाँ। क्या पुलिस में थे? हाँ, पुलिस में थे। पोस्टेड थे? उर्जगान थे। उर्जगान में थे? हाँ। तो आप यहाँ कब आई थी? या तो 2 महीने हुए, 2-3 महीने हुए हैं। हाँ। अभी पता नहीं चल पा, उनका फोन नहीं आ रहा है? अभी फोन नहीं सब बंद है। अच्छा, आपको डर लग रहा है यहाँ पे? बहुत डर लगता है। ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने भी दूतावास के बाहर लगे एक पेड़ पर लिखकर टांग दिया है कि वो भारत में रह रहे अफगान शरणार्थी नहीं लेगा। ये नोटिस पढ़कर सब हताश बारिश में भीगते अपने छोटे बच्चों को लेकर UK दूतावास चले जाते हैं। दरअसल UNHCR कार्ड संयुक्त राष्ट्र द्वारा दूसरे देशों में रह रहे शरणार्थियों को दिया जाता है, जिससे उन्हें उस देश के संसाधनों और योजनाओं में भागीदारी मिलती है। हर रोज सड़क पर सैकड़ों अफगानी रिफ्यूजी इस उम्मीद में निकलते हैं कि किसी एम्बेसी में उनकी सुनवाई हो जाए, ऑस्ट्रेलिया सरकार या फिर ब्रिटेन सरकार इन्हें अपने देश बुलाकर रिफ्यूजी स्टेटस दे दे। वाकई में तस्वीरें मार्मिक हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद में कि इनकी सुनवाई हो जाएगी, ये अफगानी रिफ्यूजीज यहाँ पर डटे हुए हैं भारी बारिश में भी। सहयोगी अशोक माले के साथ नई दिल्ली में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस संकट ने हमें मौका दिया है कि दुनिया को बदतर बनाने वाले कारणों को ठीक से समझें। आपको जो कहानी पेश की जा रही है उसके पार जाकर भी कुछ देखें। एक कार्यक्रम और एक दिन में आप कुछ नहीं जान सकते। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका को काफी कुछ सुनाया जा रहा है, लेकिन उसके पहले वहां कम्युनिस्ट सरकारों ने क्या खेल खेला है वो भी जानिए। और यह भी जानिए कि भारत में बात बात में किसी को तालिबान कहने वाले खुद तालिबान की मानसिकता से कितने अलग हैं या नहीं। और ब्रेक ले लीजिए। तालाबंदी के 1.5 साल के दौर में करोड़ों बच्चे स्कूल और पढ़ाई से दूर हो गए। अनगिनत बच्चे परिवार की गरीबी का सहारा बनने के लिए स्कूल छोड़ गए क्योंकि उनके मां बाप की कमाई बंद हो गई। आज के ही अमर उजाला में रिपोर्ट है कि गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों के 40,000 बच्चे ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सके क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे। हमारे सहयोगी हरबंस झारखंड के लातेहार के गांव गए हैं। जनजातीय इलाकों में पढ़ाई बंद है। देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक झारखंड के बंद स्कूल बच्चों की उम्मीदों पर भारी पड़ रहे हैं, खास तौर पर उनकी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ते हैं। कोरोना की वजह से ये बच्चे तकरीबन 2 वर्षों से स्कूलों से दूर हैं और ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादातर के लिए तकरीबन असंभव ही है।
अर्थशास्त्री जॉन ड्रेस और रितिका खेड़ा ने झारखंड के 4 गांवों में घर घर जाकर हाल ही में एक सर्वे किया। उन्होंने 150 बच्चों से बात की, जिनमें से तकरीबन 75% एक भी शब्द नहीं पढ़ सके। इसे महामारी का ही असर कहा जाएगा, क्योंकि एनजीओ प्रथम की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले 30% बच्चे ही दूसरी क्लास के स्तर की पढ़ाई कर सकते थे। झारखंड की राजधानी रांची से 110 किलोमीटर पश्चिम में नक्सली असर वाले लातेहार जिले के कुटमू गांव में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का सुधीर कुमार अपनी 5वीं की किताब में बुनियादी शब्द भी नहीं पढ़ सका। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसके घर में स्मार्टफोन नहीं है। उसे हाल में ही कक्षा 5 से 6 में प्रमोट किया गया है। पहले थी सुबह सुबह उठता था, नहा के स्कूल जाते थे, तो कोरोना नहीं, लॉकडाउन जब से लगा है तब से नहीं जा रहे हैं स्कूल। और पढ़ाई लिखाई कैसे होता है? पढ़ाई लिखाई का कैसे होगा, कुछ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई। तुम अभी जो किताब पढ़ रहे थे सही से नहीं पहले पढ़ लेते थे? हाँ, पढ़ लेते थे पहले। 5 किलोमीटर दूर डुम्बी गांव में ऐसी ही कहानी नीता कुमारी से जुड़ी है, जिसको हाल में ही 7वीं कक्षा से 8वीं में भेजा गया है। क्या पढ़ रही हो? जोर जोर से पढ़ो, क्या जो है पढ़ो। अभी बच्चे लोग कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी जो पढ़ाई किए हुए थे वो भूल गए। भूलिए ना, 2 साल हो गए तो क्या है। एनजीओ प्रथम की रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन या असर 2020 के मुताबिक झारखंड के 70% बच्चे कक्षा 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई सरकारी स्कूलों में करते हैं, लेकिन स्कूल बंद है, शिक्षक गैर हाजिर हैं और सामुदायिक या घर पर पढ़ाई का कोई सही मॉडल ना होने की वजह से कोरोना के दौरान सब कुछ बहुत पीछे चला गया है। झारखंड में उन बच्चों के लिए कोई दूसरा इंतजाम नहीं किया गया जो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं। इन बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। हम ये नहीं कह रहे कि सामान्य कक्षाएं फौरन शुरू की जाए, लेकिन हमको लगता है कि स्कूल खुलने चाहिए और शिक्षकों को वहां रहना चाहिए। कम से कम वो बच्चों की पहुंच में तो रहे, ताकि बच्चों के स्कूल के साथ श्रृंखला बनी रहे, जो कुछ हद तक टूट चुकी है। कोरोना का असर कम होने के बाद जब सारे स्कूल खुल जाएंगे तो तकरीबन 2 वर्षों के दौरान स्कूली छात्रों ने जो कुछ खोया है उसे वापस हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। लातेहार के डुम्बी गांव से संजीव के साथ हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।